किया, मैंने LLB किया। संस्कृत मेरा विषय नहीं था, संस्कृत में कोई पाठशाला में गाया नहीं था, लेकिन स्वाध्याय परिवार के तहत मैं संस्कृत के परिचय में आया और मैं भगवत गीता की तरफ मुड़ा। और ईश्वर की कृपा से जिसने कभी कोई पाठशाला नहीं देखी, ऐसे ग्वाला को, भेड़ बकरी चराने वाले आदमी को भगवत गीता के 700 श्लोक कंठस्थ हो गए। और मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा जीवन धन्य हो गया। यदि मैं भारत देश का प्राइम मिनिस्टर भी हो जाऊं, यदि मैं यूनो में कोई बड़ी और मैं विश्व का सबसे समृद्ध धनपति भी हो जाऊं, तो मुझे लगता है कि जो भगवत गीता का ज्ञान है, हमारे संस्कृत में हमारे जो 18 पुराण है, हमारे जो सट दर्शन है, और हमारे जो जो उपनिषद है, हमारे जो आरण्यक है, और हमारे जो महाभारत रामायण जैसे ग्रंथ है, इसको पढ़े बिना कोई भी आदमी जब पृथ्वी छोड़ता है तो वो कंगाल के रूप में पृथ्वी को छोड़ता है, वो गरीब के रूप में पृथ्वी को छोड़ता है। इसलिए मेरे संस्कृत के परिचय में आना, भगवत गीता मुझे कंठस्थ होना ईश्वर कृपा की वजह से, पूर्व जन्म के कोई पुण्य की वजह से, इसको मैं मेरा सबसे बड़ा सद्भाग्य मानता हूं। आज मुझे जो बात करनी है वो ये है कि संस्कृत को हम मृत भाषा समझ के उसका कोई मूल्य समझते नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि संस्कृत मृत भाषा नहीं है, लेकिन जो मूर्त भारत है, जो मरा हुआ भारत है, जो मर रहा है भारत, उसको पुनर्जीवित करने के लिए कोई एकमात्र भाषा है तो वो संस्कृत भाषा हो सकती है। भारत ही नहीं, लेकिन जिसको इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं, जिसमें बांग्लादेश भी आता है, जिसमें बर्मा भी आता है, जिसमें श्रीलंका भी आता है, जिसमें अफगानिस्तान भी आता है, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, इन सब को एक करने में यदि कोई भाषा उपयोगी हो सकती है तो वो संस्कृत भाषा उपयोगी हो सकती है। हमारे संविधान में आर्टिकल 343 343 से 351 तक हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका उसमें प्रावधान किया गया है। तो हमारा जो संविधान है उसमें नेशनल लैंग्वेज जैसा कोई शब्द है ही नहीं। हिंदी को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसा शब्द दिया है साहब। जब संविधान में डिस्कशन हुआ कि हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, मैं फिर से कहता हूं कि राष्ट्रभाषा शब्द हमारे संविधान में नहीं है। तो 4 भाषाओं में स्पर्धा थी। एक तो हिंदी देवनागरी लिपि में, उसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा बनाए या न बनाए, उर्दू जिसको हम हिंदुस्तानी कहते हैं उसको राष्ट्रभाषा बनाए या न बनाए, और तीसरा ऑप्शन था इंग्लिश भाषा का, और चौथा ऑप्शन था संस्कृत भाषा का। मुझे एक घटना याद आती है साहब, 1907 की बात है, 1907। उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब 16 साल के थे और वो मैट्रिकुलेशन में पढ़ते थे। उस जमाना में वो मीडियम इंग्लिश में पढ़ते थे, तो उनको इंग्लिश तो कंपलसरी रखना होता था और साथ साथ एक दूसरी लैंग्वेज रखने का भी करिकुलम में प्रावधान था। तो उन्होंने उनके जो बड़े भाई थे आनंद राव जी और डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि हमें संस्कृत भाषा लेनी है एज ए सेकेंड लैंग्वेज। तो वहां उस वक्त प्रणाली रही होगी, कैसे भी परंपरा रही होगी, तो क्योंकि वो चमार थे, क्योंकि वो दलित थे, इसलिए उनको संस्कृत ऑप्शन देने का मना कर दिया गया था। और इसलिए वो अपने जीवन चरित्र में लिखते हैं कि आई वॉज फोर्स्ड, मुझे पर्शियन लेने के लिए मजबूर कर दिया गया था और मुझे संस्कृत पढ़ने का अवसर नहीं मिला था, इसलिए मैं बहुत रोया, मेरा कलेजा फट गया। और मैं उस वक्त, उन्होंने जीवन चरित्र में लिखा है कि संस्कृत पढ़ना मतलब रामायण और महाभारत पढ़ना, जो संस्कृत से वंचित रह जाता है वो एपिक से वंचित रह जाता है, वेदों से वंचित रह जाता है, उपनिषदों से वंचित रह जाता है, और हमारे जो अलंकार शास्त्र है, हमारा जो साहित्य है, इन सब से वो वंचित रह जाता है। ऐसा उन्होंने दुख प्रकट किया और मैं फिर से कहता हूं वो रोए। और जब हमारी संविधान सभा बैठी साहब, हमारी संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक जब हमारी विधानसभा बैठी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तब 2 बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रयत्न किया। उस वक्त जब 4 भाषाओं में बीच में स्पर्धा हुई
कि राष्ट्रभाषा किसको बनाए, ऑफिशियल लैंग्वेज किस भाषा को बनाए। डॉक्टर आंबेडकर ने प्रस्ताव रखा था कि उसको संस्कृत को बनाना चाहिए, तब वो सफल नहीं हुए। तो बाद में जो जब लॉ मिनिस्टर हुए, ही बिकेम ए लॉ मिनिस्टर, तो 1949 में जब वो कानून मंत्री थे, तब फिर से उन्होंने कोशिश की कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, मैं फिर से कहता हूं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। राष्ट्रभाषा का प्रोविजन हमारे संविधान में कोई किया ही नहीं गया है। राष्ट्रभाषा के लिए अभी भी रिक्त स्थान है। तो मैं एज एक निवृत्त सचिव हूं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का मैं अधिवक्ता हूं, वकील हूं। मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि आज भी हमारी जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। जब विधानसभा में डिस्कशन हुआ था, तब नेहरू जी ने भी कहा था, नेहरू जी ने कहा था कि यदि भारत देश के पास, भारत देश तो उस वक्त बहुत गरीब था, भारत देश के पास कोई समृद्धि थी नहीं, जो कुछ भी हमारे पास था वो अंग्रेजों ने लूट लिया था, और हमारे पास जो था उन्होंने, जो नादिर शाहों ने, मोहम्मद गजनियों ने पूरे देश को खोखला कर दिया था। लेकिन नेहरू जी ने विधानसभा में, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, नेहरू जी ने भी फेवर की थी कि यदि भारत देश विश्व को कुछ दे सकता है तो उसकी समृद्ध संस्कृत और इस संस्कृत में लिखे गए हुआ जो साहित्य है, जो विज्ञान है, जो लिटरेचर है, जो कालिदास है, जो बाण भट्ट है, जो षट दर्शन है, ये सबसे बड़ी हमारी पूंजी है। ये पूंजी हम हमारे देश को दे सकते हैं। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि विधानसभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत चर्चा हुई, तो उस वक्त हमारे देश के जो उस वक्त 200-300 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, इसमें मैं आपको बताऊं कि हमारा जो 8वां शेड्यूल है, 8वां शेड्यूल में 22 भाषाएं ने हमको एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इसमें हिंदी भी है, इसमें संस्कृत भी है, इसमें जो छोटी छोटी भाषाएं हैं, इसमें कश्मीरी भी है, इसमें बोडो भी है, इसमें सांथली भाषा भी है, इसमें कश्मीरी भाषा भी है। हमारी जो 22 भाषाएं जो हैं, जो जिसको हमने संविधान में 8 शेड्यूल में जिसको हमने स्थान दिया है, वो सब भाषाएं हमारी संस्कृत में से निकली हुई भाषाएं हैं, जिसको हम अपभ्रंश भाषाएं कहते हैं। अपभ्रंश भाषा का मतलब क्या होता है साहब? जो मूल भाषा है उसमें बिगाड़ हो गया, जो मूल भाषा है उसमें करप्शन हो गया, जो मूल भाषा है वो सड़ गई और गल गई, तो बाद में जो अपभ्रंश भाषा बनी है। मैं गुजराती हूं, गुजराती भाषा मेरी मातृभाषा है, गुजराती भाषा का मुझे गर्व है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी सोचता हूं साहब कि गुजराती भाषा मतलब अपभ्रंश भाषा, बिगड़ा हुआ संस्कृत, सड़ा हुआ संस्कृत, गला हुआ संस्कृत। हमारी मराठी भाषा क्या है? बिगड़ा हुआ संस्कृत। पंजाबी भाषा क्या है? बिगड़ा हुआ संस्कृत। ऐसे हमारी 1650 भाषाएं हमारे भारत देश में बोली जाती है। इसमें 22 भाषाओं को तो हमारे संविधान में स्थान मिला है। ये सब भाषाएं, जो सांथली भाषा है साहब, जो आदिवासी लोग बोलते हैं, सांथल प्रदेश के, जो आज झारखंड में आता है, वो सांथली भाषा भी संस्कृत का अपभ्रंश है। तो सांथली भाषा का हमको गर्व नहीं होना चाहिए। हमको बिगड़े हुए संस्कृत जो गुजराती का स्वरूप है, उसको हमको गर्व नहीं होना चाहिए। हमको तेलुगु का गर्व नहीं होना चाहिए, हमको कन्नड़ा का गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सड़ी गली, करप्ट और बिगड़ी हुई अपभ्रंश भाषाएं है। यदि हमको गर्व है तो संस्कृत का होना चाहिए साहब। तो जब संविधान में चर्चा हुआ, तो हमारे एक मुस्लिम लीग के सदस्य थे साहब, नजीरुद्दीन अहमद, जो वेस्ट बंगाल में चुनकर आए थे। तो एक मुस्लिम ने लीड ली थी, उसने कहा था कि हिंदी देवनागरी है, उसको हमको राष्ट्रभाषा नहीं बनानी चाहिए, राजभाषा नहीं बनानी चाहिए। आई ऑफर वन लैंग्वेज, उन्होंने जो शब्द थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में, मैं आपको एक ऐसी भाषा का ऑफर कर रहा हूं। आई ऑफर ए लैंग्वेज विच इज द ग्रांडेस्ट एंड द रिचेस्ट। मैं आपको भव्यतम और समृद्धतम भाषा का नाम बताता हूं, संस्कृत। उस भाषा को हमको राजभाषा बनाना चाहिए और राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। ये लीड किसने ली थी? हमारे नजीरुद्दीन अहमद, जो संस्कृत के प्रोफेसर थे और पंडित थे साहब, और उनके साथ। लेकिन हुआ क्या उस वक्त? आज भी हमारे 29 स्टेट्स हैं साहब। किसी को मेरी बात बुरी लगे तो, तेलुगु भाषा क्या है? 90% शब्द तेलुगु और संस्कृत। कन्नड़ा क्या है?
पूरा का पूरा संस्कृत है। इवन तमिल भाषा शास्त्री कहते हैं कि तमिल भाषा ऊपर संस्कृत का प्रभाव नहीं है, लेकिन विद्वानों ने सिद्ध कर दिया है साहब कि तोलक पीएम करके जो व्याकरण लिखा गया है तमिल, तो उसके विद्वान आज भी कहते हैं जो आदमी संस्कृत नहीं समझता वो आदमी तमिल भाषा नहीं समझ सकता। ये कथन मेरा नहीं है, ये कथन तोलक पीएम लिखने वाले विद्वान तमिल लोगों के जो भाषा शास्त्री है उनका ये विधान है साहब। हमारा जो मूलभूत हमारा जो हिंदुस्तान का जो हमारी जो बॉर्डर थी साहब, वो बॉर्डर थी हिंदू कुश पर्वत। अफगानिस्तान हमारा हिस्सा था, पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश हमारा हिस्सा था और ये श्रीलंका भी हमारा देश का हिस्सा था। ये देश हमारे हाथ में से जाने के जो कई कारण है, इसमें से एक कारण एक ये भी है कि संस्कृत भाषा टूट गई, लुप्त हो गई और बिखर गई साहब। प्रोफेसर लोकेश चंद्र कहते हैं, जो ICCR के जो चेयरमैन रह चुके हैं, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय जो इंडोलॉजी है इसके सबसे बड़े विद्वान है। उन्होंने कहा कि संस्कृत एक ऐसा धागा है, संस्कृत भाषा एक ऐसा धागा है, इस धागा में भारतीय संस्कृति का धर्म, प्रजा और उसके जो संस्कार और उसके जो इतिहास इसमें पिरोए हुए है। यदि ये धागा टूट जाएगा तो भारत देश की संस्कृति टूट जाएगी, भारत देश का धर्म टूट जाएगा और हम देख रहे हैं कि हो रहा है। तो मेरी तो सबको विनती है साहब कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा में आज भी बना सकते हैं सब। मैं बाबा साहब संस्कृत न पढ़ने की वजह से जो रोए थे, उन्होंने जो प्रायश्चित किया था, उसको आधार बनाकर मैं आज हमारे सभी संसद सभ्य हैं। मैं संस्कृत भाषा की विद्वता के बारे में तो आप लोग बहुत जानते हैं। आप संस्कृत भारती की वेबसाइट खोलेंगे तो इसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जो राजनीति हो रही है इसके आधार पर मैं कहता हूं कि भारत देश में खास करके यदि ये देववाणी है तो भारत देश के 130 करोड़ लोगों की ये आम भाषा बनेंगे तो 130 करोड़ लोग देवता हो जाएंगे और 130 करोड़ लोगों को देवता बनाने का एक सबसे बड़ा यज्ञ होगा। मैं खास तौर पर जो छोटे छोटे समाज के लोग हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा पढ़ने से जो चेतना का ऊर्ध्वगमन होता है, जो अस्मिता प्रकट होती है। मैंने कहा कि मैं भेड़ बकरी चराने वाला, गाय काग वाला, नंदी चराने वाला, खेतों में जंगलों में घूमने वाला आदमी, संस्कृत मेरे जीवन में आई और मेरा ऊर्ध्वगमन जो हुआ है, मेरी फैमिली में जो ऊर्ध्वगमन हुआ है, ये पूरा ऊर्ध्वगमन जो पूरे भारत देश में हो सकता है। मैं एक दूसरे विद्वान को कोट करूंगा, सर विलियम जोन्स, जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उन्होंने पूरे विश्व की 28 भाषाएं सीखी थी, जिसमें सबसे कठिन भाषा चाइनीज भी उन्होंने सीखी थी, लैटिन भी उन्होंने सीखी थी, ग्रीक भाषा, 28 भाषा सीखने वाला आदमी, सबसे बड़ा जो ओरिएंटल विद्वान था, उसने कहा कि संस्कृत भाषा के आगे लैटिन भाषा और हमारी जो ग्रीक भाषा कुछ नहीं है। ये तो इन भाषाओं से बढ़िया भाषा कोई है तो वो संस्कृत भाषा है। उन्होंने ये भी सिद्ध किया है, इंडो यूरोपियन जो भाषाएं हैं, इंडो यूरोपियन भाषाएं जिसमें ओल्ड साल्व भाषा है और जिसमें भाषा इंडोनेशिया है, इसमें भाषा जो मलेशिया है, इन सब भाषाओं की जननी हमारी संस्कृत भाषा है। यदि एक घटना मुझे ये और भी याद आया कि भाषा का कितना गर्व होना चाहिए आदमी को। भाषा सिर्फ गर्व करने की बात नहीं है, हमारे जीवन के एक एक पहलू को प्रभावित करने वाली ये भाषा है। बांग्लादेश 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ। बांग्लादेश एज ए ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश की जो लड़ाई हुई और उसमें मुख्य जो 3 कारण थे, इसमें बांग्ला भाषा वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। बांग्ला भाषा भी एक कारण थी। पाकिस्तान के लोग, लाहौर के लोग, ये लाहौर के लोग जो है अभी जो पाकिस्तान, ये लोग अपनी उर्दू भाषा को ये बंगालियों ऊपर ठोक देना चाहते थे और शेख मुजीबुर रहमान चाहते थे कि हम तुम्हारी उर्दू भाषा जो भाषा ही नहीं है, ये सड़ी गली भाषा है, ये भाषा का कोई मूल स्वरूप नहीं, इस भाषा को हम भाषा मानते नहीं है। और हमारी जो बांग्ला भाषा है, हमारी जो बंगाली लैंग्वेज है, ये संस्कृत में से निकली हुई भाषा है, वही हमारी मातृभाषा है और वही हमारी भाषा है, वही हमारा गर्व है। इसको यदि आप इसके ऊपर उर्दू भाषा का थोपना चाहते हैं तो आपको मंजूर नहीं है। इसी कारण 3 कारणों में से एक कारण ये था कि बांग्लादेश की वॉर हुई और बांग्लादेश अलग हुआ साहब।
आज हम क्या मैं एक दूसरी बात कर रहा हूं आपको। नजीरुद्दीन अहमद ने तो किया था, और हुआ क्या भारत के संविधान में 82 संसद, आज हमारे 29 स्टेट है साहब। इन 29 स्टेट्स में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में, मैं विस्तारवाद की बात नहीं करता हूं, मैं सत्य की बात कर रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं कि हिंदी कोई भाषा नहीं है, हिंदी अपभाषा है। इसका मतलब ये करप्ट संस्कृत है, सड़ा गला हुआ बिगड़ा हुआ संस्कृत है। हमको हिंदी का गर्व नहीं होना चाहिए, हमको संस्कृत का गर्व होना चाहिए। हमको मलयालम का गर्व नहीं होना चाहिए, हमको संस्कृत का गर्व होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ये 5 राज्य थे उस हिंदी भाषी राज्य थे। आज हिंदी वहां ऑफिशियल लैंग्वेज है, और दूसरे 29 स्टेट है, इसमें कोई स्टेट में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। हमारे संविधान में लिखा है कि हिंदी भाषा हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, नेशनल लैंग्वेज नहीं है साहब। नेशनल लैंग्वेज का खाना आज भी रिक्त है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारी संसद चाहे तो 24 आवर्स में संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर सकती है। जैसे 1948 में 2000 साल से हिब्रू भाषा को लोग मूर्ख भाषा मानते थे, और 2000 साल के बाद जब इजराइल बना साहब, तो इजराइल ने पहला काम क्या किया, उनकी तथाकथित मूर्ख भाषा को उन्होंने राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। हम भी संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित कर सकते हैं, यूरोप खुश हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि जो पर्शियन लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज ईरान की है, वो 90% संस्कृत है। जो अरबी भाषा है 22 अरबस्तान के देशों में चल रही है, वो 40% अरबी भाषा संस्कृत है। मैं 3 शब्द आपको बताऊंगा। वो मृत्यु को अंतकाल बोलते हैं अरबी में, अंतकाल मतलब अंतकाल संस्कृत शब्द है। वो माँ को उम्म बोलते हैं, ये उम्म शब्द संस्कृत शब्द है। वो ईश्वर इच्छा को इंशाअल्लाह बोलते हैं, जो इच्छा शब्द है वो संस्कृत में से आया। मैंने इसका स्टडी किया है। 40% अरबी भाषा इज संस्कृत, 90% पर्शियन भाषा इज संस्कृत, बंगला भाषा तो संस्कृत भाषा है ही, सिंहाला भाषा जो हमारा श्रीलंका की है वो भी है। गलती हमने की है, हमने संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित कब कर सकते हैं साहब, ये ऑर्डिनेंस से हो सकता है। इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का वकील हूं, 2/3 मेजॉरिटी की कोई जरूरत नहीं है। हमने 370 हटाया, हमने ट्रिपल तलाक किया, उसको भी हमने हटाया, और हमने 35A हटाया साहब। हमने बहुत अच्छे काम किए। इससे भी बड़ा कोई अच्छा काम हो सकता है तो संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करना हो सकता है। तो क्या होगा साहब, पर्शिया विल आल्सो से दैट इट इज आवर मदर, हमारी भाषा की ये माँ है संस्कृत। उनको भी आनंद होगा, अरबों को भी आनंद होगा, बंगला भाषियों को भी आनंद होगा। और इंडोनेशिया में जहां हमारी भाषा बोली जाती है, और मलेशिया में जहां हमारी संस्कृत भाषा का अपभ्रंश भाषा बोली जाती है, वहां भी हमारा गौरव होगा साहब। तो मैंने सर विलियम जोन्स की बात की, तो ये मैंने जो 5 स्टेट बताए थे जो हिंदी भाषी है, हिंदी भाषा का भी मुझे गौरव है, क्योंकि आज हमने उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है। लेकिन इस 5 राज्यों ने बाकी के 29 स्टेट पर हिंदी को जो थोपा है, ये बात किसी को खटक सकती है, लेकिन मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं, मैं बात बिल्कुल साफ साफ करना चाहता हूं। तो हमारी हिंदी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज भले ही रहे। हमारे संविधान में लिखा कि एक स्टेट दूसरे स्टेट को हिंदी में लिखेगा। 45 साल से मैं राज्य सरकार में हूं, आज तक एक भी पत्र हिंदी भाषा में दिल्ली से हमारे पास गुजरात में नहीं आया, और गुजरात में से एक भी हिंदी में पत्र हमने दिल्ली में नहीं लिखा। और एक स्टेट दूसरे स्टेट हिंदी में लिखेंगी। केरला से एक भी हिंदी में पत्र गुजरात में नहीं आया, गुजरात का एक भी हिंदी में पत्र उड़ीसा में नहीं गया साहब। तो मेरी सबको प्रार्थना है कि हमारी जो 22 भाषाएं जो हमारे 8 शेड्यूल में है, वो तो सब कुछ भी नहीं है। जब लैटिन और ग्रीक, सर विलियम जोन्स ने कहा और एक दूसरे पॉप विद्वान ने कहा कि ये जो संस्कृत भाषा है, ये लैटिन और ग्रीक भाषा की बड़ी बहन है साहब। और राजीव दीक्षित के एक लेख में मैंने पढ़ा था, इसमें सत्यांश कितना है वो तो संस्कृत भारती वाले उनके पास रिसोर्स है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा में 102 अरब 78 करोड़ और 50 लाख शब्दों का इस्तेमाल किया गया है साहब। इतनी समृद्ध भाषा, पूरे विश्व की भाषा, पूरे ब्रह्मांड की भाषा, देवताओं की रची हुई जो साइंटिफिक भाषा, इस भाषा की हम अवहेलना कर रहे हैं। मैं 543 हमारे जो संसद सभ्य है, और खास तौर पर
जो शेड्यूल कास्ट के 84 संसद सभ्य है हमारी संसद में, और 47 जो हमारे शेड्यूल ट्राइब के जो हमारे सांसद है, और हमारे 1161 SC ST के जो हमारे, मैं SC ST में जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाबा साहब आम्बेडकर जो रोए थे, उनको संस्कृत पढ़ने का जो अवसर नहीं मिला था, और बाद में संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनने का उन्होंने जो अविरत प्रयत्न किया था, वो प्रयत्न विफल हुआ। उसमें नेहरू जी ने भी प्रयत्न किया था, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना है कि 1921 में महात्मा गांधी ने इसका समर्थन नहीं किया था। उस वक्त 42 MPs जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य थे, जो साउथ से थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे पर हिंदी थोप रहे हैं, इसलिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज को लिंक लैंग्वेज 15 साल तक रखना पड़ेगा। 70 इयर्स हो गया, आज भी लिंक लैंग्वेज इंग्लिश है। इजराइल महान कैसे हुआ सर? चाइना इतना बड़ा विशाल देश है, हमसे तो 4 गुना बड़ा देश है, हमसे तो 150 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है। वो एक इसलिए है कि उनकी जो भाषा है, पूरे देश में उन्होंने एक की स्क्रिप्ट रखी है। कई भाषा में फर्क है चाइना में, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट एक है। हमने क्या किया, एक तो सड़ा गला गुजराती जो ओरिजिन भाषा है नहीं, अपभ्रंश है, बिगड़ा हुआ संस्कृत है, उसके लिए हमारा मिथ्याभिमान बीच में आया, और हमने क्या किया, उसकी अलग लिपि बनाई। पंजाब की अलग लिपि बनाई, तेलुगु की हमने अलग लिपि बनाई, मलयालम की हमने अलग लिपि बनाई, और भाषा की वजह से हमने देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूं, भगवत गीता मुझे कंठस्थ है, पुराणों का अध्ययन संस्कृत में कर रहा हूं एज ऑफ 65। मेरा स्पष्ट मानना है कि संस्कृत को राजभाषा बना दिया जाए तो भारत देश की 80% समस्याएं, जातिवाद, कोमवाद, छूत अछूत, ऊंच नीच का भेदवाद, इवन मैं आरक्षण की भी बात करता हूं कि आरक्षण में भी कुछ सुधार आएगा यदि संस्कृत भाषा लोगों को सिखाई जाएगी। यदि भारत देश ने पूरे विश्व को कुछ दिया है तो अद्वैत दिया है। क्या दिया है? अद्वैत। अद्वैत कहाँ है? जब हम भगवत गीता की प्रार्थना करते हैं तो एक प्रार्थना करते हैं, ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायण स्वयं व्यासेन गृह्यताम पुराण मुनिना महाभारते अद्वैत अमृतवर्षिणीम। ये अद्वैत क्या है? कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई गोरा नहीं है, कोई काला नहीं है, कोई वामपंथी नहीं है, कोई दक्षिणपंथी नहीं है। ये जो अद्वैत है, जो अद्वैत जो शंकराचार्य लाए थे, हमारे सभी षट दर्शन देखो, हमारे पुराण देखो, हमारे वेदांत देखो, हमारे अरण्य देखो, उसमें एक ही मैसेज है, अद्वैत, कोई दो नहीं है। इसी वजह से पूरे विश्व में शांति हो सकती है। और ये अद्वैत का मैसेज हमारे संस्कृत में जो भरा पड़ा हुआ है, ये संस्कृत मैदान में आ जाए, हमारा सनातन धर्म मैदान में आ जाए, तो भगवत गीता, मैंने भगवत गीता के अध्ययन किया है, 10 श्लोक में पूरा इस्लाम आ जाता है, भगवत गीता के 10 श्लोक में पूरा जैनिज्म आ जाता है, भगवत गीता के 10 श्लोक में पूरा बुद्धिज्म आ जाता है, भगवत गीता के 5-10 श्लोक में पूरा सिखिज्म आ जाता है साहब। लेकिन कोई पढ़ते ही नहीं, बातें करते हैं, हम शपथ लेते हैं, जब अदालत में जाते हैं भगवत गीता की कसम खाते, मैं कहता हूं, लेकिन 99% हिंदुओं ने भगवत गीता को छुआ ही नहीं है साहब। इस भगवत गीता को, इस सनातन धर्म को, जिस 2 बार भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि मैं सनातन धर्म का प्रवक्ता और उसका वाहक मैं हूं, इसको मैदान में आ जाने दिए। हमारा जो शास्त्र है, कुछ लोग कोर्ट में गए थे साहब, जब हमारे सेंट्रल बोर्ड में संस्कृत पढ़ाने का विषय आया तो कुछ लोग कोर्ट में गए कि तो सेक्युलर देश में हम संस्कृत कैसे पढ़ा सकते हैं। तो 1994 में साहब कुलदीप सिंह ने और एक बंसारिया साहब ने, एक डिवीजन बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि भाई ये संस्कृत भाषा कोई भाषा, ये कोई धर्म की भाषा नहीं है, कोई हिंदुओं की भाषा नहीं है, पूरे मानव जाति की, विश्व की भूत मात्र की भाषा है। हमारे भगवत गीता में हिंदू शब्द आता ही नहीं, भूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता। भगवत गीता का जो 5वें अध्याय का 25वां श्लोक और 4थे अध्याय का जो 12वां श्लोक है, सर्वभूत हिते रता, सर्व आत्मभूत आत्मा, सर्वभूतानी। तो भगवत गीता हमारा संस्कृत जो साहित्य है, इट इज एड्रेस्ड नॉट ओनली टू मैनकाइंड, इट इज एड्रेस्ड टू द ट्रीज। ये पक्षियों को भी उद्बोधित है हमारा संस्कृत साहित्य। हमारा संस्कृत साहित्य और हमारा जो धर्म शास्त्र है, ये पशुओं को भी संबोधित किया गया है, ये पत्थरों को भी संबोधित किया गया है, ये नदियों को भी संबोधित किया है। भूत मात्र में पत्थर भी आ जाता है साहब। तो स्टोन जो पत्थर है, इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ द, हमारा जो संस्कृत है इसका है। तो मैं
मेरी बात तो अभी समय मेरे पास नहीं है, मैं सब संसद सभ्यों को बोलता हूं, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए, जिसको संस्कृत नहीं रखने के लिए मिला था, इसलिए मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे जो 84 शेड्यूल कास्ट के संसद सभ्य है और 47 जो हमारे संसद सभ्य शेड्यूल ट्राइब के है और हमारे 605 जो विधान सभ्य है और 554 हमारे जो शेड्यूल ट्राइब के विधान से, उन सबको मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत के संसद में एक प्राइवेट बिल लाया जाए और इस बिल को मैं मानता हूं कि किसी की हिम्मत नहीं कि उसको रोकेगा। इसमें कौन रोकेगा साहब? वामपंथी भी संस्कृत भाषा बोलते हैं। वामपंथी जो जो केरला के, केरला भाषा, मलयालम भाषा क्या है? अरे जो हमारे जो ईस्टर्न स्टेट है, हमारी मणिपुरी भाषा है, हमारी मिजोरम भाषा है, हमारी असमीज भाषा है, ये बिहू गीत क्या है? बिहू गीत ये संस्कृत के ही तो है। इसलिए हमारे 130 करोड़ लोग एक प्रण ले, हमारे 30 करोड़ लोग एक दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि जब तक संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाया न जाए तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। और मेरी तो 65 ईयर्स की एज है, मेरा स्वास्थ्य अभी भी अच्छा है, मेरा बाकी का जो जीवन है, इस जीवन को मैं ये हमारी राष्ट्रभाषा बनाने के लिए मेरा प्रयत्न करेगा और इसके लिए मुझे प्राण भी देने पड़े, मुझे जो कुछ भी बलिदान देना पड़े। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऑर्डिनेंस से हो सकता है। मैं फिर से दोहराता हूं कि इसके लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार नरेंद्र मोदी साहब को मैं इस माध्यम से, हम संस्कृत भारती माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि आप ऑर्डिनेंस लाके, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं राष्ट्रवाद के, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा काम और सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक 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 बाबत में है, वो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना है। छोटे छोटे लोग हैं जो जो लघुता महसूस कर रहे हैं, जो हीन भाव महसूस कर रहे हैं, उनको संस्कृत पढ़ाओ साहब। संस्कृत पढ़ते ही उनमें एक गुरुता का भाव आ जाएगा, उनको लगेगा कि मैं भी परमात्मा की संतान हूं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के 700 श्लोक में 10 श्लोक में प्रमाण पत्र दिया, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। कृष्ण ने प्रमाण पत्र दिया कि प्राणी मात्र मेरा अंश है, मतलब मेरा पुत्र है। फिर उन्होंने अधियज्ञ अहम एव, मैं तुम्हारे शरीर में जो अधियज्ञ है वो भी मैं ही हूं। पिता अहम अस्य जगत माता धाता पिता महा। भगवान कृष्ण ने प्रमाण पत्र दिया, सिर्फ 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को नहीं दिया है साहब, उन्होंने पूरे विश्व के 202 देश हैं, उनके जो 700 करोड़ लोग हैं उनको प्रमाण पत्र दिया है कि मैं आपका पिता हूं, आप मेरी संतान है। और हमारे देश में भगवत गीता में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है साहब। भगवत गीता में लिखा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। आज भी हमारी जीपीएससी विक्रांत पांडे साहब बोलते थे कि मैं यूपीएससी में संस्कृत रख के बड़ा मार्क्स लाया तो क्लास 1 हो गए। हो सकता है कि उनका भाई प्यून भी हो, यूपीएससी पास ना करे तो प्यून भी हो सकता है। आज भी यूपीएससी जीपीएससी सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले को क्लास 1 बनाती है, इससे कम मार्क्स वाले को क्लास 2 बनाती है, फिर क्लास 3 बनाती है और क्लास 4 बनाती है। तो चातुर्वर्ण तो आज भी है। अरे एक ही घर में चतुर्वर्ण हो सकता है, जिसका सत्व प्रधान व्यक्तित्व हो वो ब्राह्मण हो जाता है, जिसका रजस प्रधान व्यक्तित्व हो वो क्षात्र वृत्ति उसमें आ जाती है, और जिसकी जो कृषि गौरक्ष वाणिज्यम जो करने की जिसकी भावना है वो ऑटोमेटिकली आता है। और 3 काम नहीं कर सकता वो ऑटोमेटिकली फिर सेवा का काम करता है। और सेवा करना भी कोई छोटी चीज नहीं है। सेवक सबसे पहले मुक्ति प्राप्त करता है साहब। भगवान ने व्यवस्था की है कि सबसे पहले कोई मुक्ति प्राप्त करेगा तो वो सेवा करने वाला शूद्र करेगा, क्योंकि वो उसमें घमंड नहीं होता, अभिमान नहीं होता। क्योंकि भगवान का अंतिम जो हमारा उपदेश है, सर्व गुह्य तमम भूय सोनु में परम बचा, सर्व गुह्यम वो सर्व धर्मान परित्रज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो शरणागत जो है, अहंकार का संपूर्ण विसर्जन होता है, तब शरणागति होती है। और शरणागति सबसे ज्यादा एक सेवक में होती है, एक शूद्र में होती है। तो मैं ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र का भेद की बात नहीं कर रहा हूं। एक गुण और कर्म के आधार पर है, और आज भी है। एक घर में भी 4 वर्ण हो सकते हैं। एक व्यक्ति सुबह में सत्व प्रधान होती तो वो ब्राह्मण की कोटि में आ जाता है, और वही व्यक्ति दोपहर में जब उसमें रजस प्रधान बढ़ जाता है तो वो क्षत्रिय हो जाता है। और वो उसमें तमस प्रधान बढ़ जाता है तो भी वो शूद्र भी हो जाता है। एक ही व्यक्ति में, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक ही व्यक्ति दिन में उसके 4 वर्ण बदल सकते हैं।
तो ये भगवत गीता जो हमारी है, जो 18 पुराणों का सार है, 60 दर्शनों का सार है, 108 उपनिषदों का सार है, हमारे महाभारत का, इसमें कोई कोई धर्म ऐसा नहीं है। मैं पढ़ के कहता हूँ, कुरान शरीफ मैंने डिटेल में पढ़ा, उसकी 6716 आयतें मैंने पढ़ी है, और मैंने जो बाइबल भी पूरा का पूरा पढ़ा, उसके पहले जो ओल्ड टेस्टमेंट वो पूरा का पूरा पढ़ा। भगवत गीता के बाहर 1 सेंटीमीटर भी कोई धर्मशास्त्र नहीं है। और ये सब चीजें आम जनता तक तभी पहुंचेगी जब संस्कृत आम भाषा होगी। संस्कृत आम भाषा थी, अफगानिस्तान में भी थी संस्कृत आम भाषा, और श्रीलंका में भी थी, और वहां गलती से सिंहली बोल रहे हैं और अफगानिस्तान में अफगानी बोल रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं, संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाओ। पाकिस्तान कहेगा कि हमें भारत में मिलना है, बांग्लादेश कहेगा कि हमें भारत में मिलना है। हमारे अरविंद घोष पांडिचेरी के और माता जी ने भी कहा था कि संस्कृत राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी सपना देखा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे हिस्से होंगे। लेकिन ये तभी होगा जब संस्कृत हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी। 24 घंटों में ये हो सकता है। इसके लिए हम एक बड़ा जन आंदोलन उठाए। आप लोगों ने मुझे ग्वाला जैसे आदमी को, भेड़ बकरी चलाने वाले आदमी को इतने बड़े माध्यम पर मौका दिया बात करने का। हो सकता है कि मैं जज्बाती हूँ, मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, तो मेरी बात में कुछ कहीं रोष भी आ गया होगा, कहीं जोश भी आ गया होगा, लेकिन ये मेरे आत्मा की आवाज थी और परमात्मा मुझे बुला रहा था और मैं बोल रहा था। सरस्वती मेरे से बोल रही थी, भगवान वेद व्यास मेरे से बोल रहे थे, और मैं उनकी कृपा से मैं जो कुछ भी बोला, इसमें अच्छा किसी को लगा तो उनका प्रसाद है, बुरा लगा तो इसमें मेरी अपभ्रंश भाषा मिल गई है। ऐसा करके आप मुझे क्षमा करेंगे। इतनी विनती के साथ मेरी बात को मैं विराम देता हूँ।